नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और आज वो हुआ जिसकी कल्पना शायद ममता बनर्जी को भी नहीं थी और राजनीति के जो दूसरे माहिर हैं, जो अपने आप को जानकार मानते हैं, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। और जो तरीका अमित शाह के दिमाग में आया है, उसकी कोई तोड़ अभी ममता बनर्जी के पास दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने तो आज कीर्ति आजाद को और अपने सागरिका घोष को स्पीकर के पास भेजा था, एक चिट्ठी लेकर के। और अभिषेक बनर्जी की भी एक चिट्ठी ओम बिरला साहब के पास पहुंची थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इनको अलग से एक गुट का दर्जा दिया जाए। समग्रता में जो हमारे 28 एमपी हैं, उनको एक दल के रूप में ही मान्यता मिली हुई है, उसको जारी रखा जाए। लेकिन टीएमसी से टूटा हुआ ये धड़ा पहले भूपेंद्र यादव के यहां गया और उसके बाद स्पीकर ओम बिरला से मिला और उन्होंने कहा कि हम, क्या नाम बताया पंकज जी? एनसीपीआई। हाँ, और ये त्रिपुरा की एक पार्टी है। हम उसमें विलय कर रहे हैं अपने गुट का। इसका नाम भी किसी ने नहीं सुना, पर यह क्षेत्रीय दल के रूप में रजिस्टर्ड है। तो इस लिहाज से अब विलय की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इन पर किसी तरह की कोई दल बदल की तलवार भी नहीं लटकेगी और सीधे भारतीय जनता पार्टी पर भी किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगेगा, आक्षेप नहीं लगेगा। हालांकि सब जानते हैं कि दांव किसका है ये और किसके दिमाग की उपज है। तो सबसे पहले तो पंकज विश्वास जी का स्वागत कर लेते हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है। और अब ये बताइए कि जो दांव आज चला गया है, इसकी चर्चा क्या है कोलकाता में और पश्चिम बंगाल की राजनीति में? सर, चर्चा तो भयंकर है पूरे मीडिया में, पूरे राजनीतिक जगत में। पश्चिम बंगाल में सिर्फ एक ही सवाल है कि ये एनसीपी किस खेत की उंगली है। आज से पहले हमने तो सर एनसीपी सुना है, भारत में भी सुना है, भारत के बाहर भी सुना है, बांग्लादेश में भी एक पार्टी है। लेकिन ये एनसीपीआई त्रिपुरा से रजिस्टर्ड पार्टी, जिसका गूगल में भी, अगर आप किसी भी चैट जीपीटी या किसी एआई में भी अगर इसका नाम सर्च करें तो आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इतना इतना कि वो त्रिपुरा में रजिस्टर्ड है, वो भी अब आया है, लेकिन शाम तक ये नहीं था। चैट जीपीटी या दूसरी एआई जो है वो भी इसका जवाब नहीं दे पाई। कोई हावड़ा ताल किया, कोई त्रिपुरा, कोई पुराना इस तरीके का स्पेकुलेशन कर रहा था और लोगों को भी नहीं पता। फिर बाद में सुनने को आया कि ये एनसीपीआई जो है ये त्रिपुरा में रजिस्टर्ड पार्टी है और पूरा तृणमूल कांग्रेस का सबसे बड़ा जो धड़ा है, जिसमें अबू ताहिर खान है, खलीलुर रहमान है, अरूप चक्रवर्ती है, माला राय है, बापी हलदर है, सायोनी घोष, ममता बनर्जी जैसी वो खुद को ढाल चुकी थी, वो सायोनी घोष, मिताली बाग, सुदीप बनर्जी, काकुली घोष दस्तीदार, शताब्दी राय, पाठक हो गई, देव, जिसकी चर्चा मैं अक्सर करता हूँ कि देव बहुत बुद्धिमान आदमी है, हमेशा तो ये दोनों नाव पे सवार रहता है। तो सारा ये जो टीएमसी का जो पूरा टीएमसी है और यूसुफ पठान भी उसमें है, तो इसका मतलब टीएमसी का तो और कुछ बचा नहीं। एक कल्याण बनर्जी छोड़ के, वो भी कल्याण बनर्जी भी टीएमसी में रूठे हुए हैं, वो भी हो सकता है कि 2-1 दिन में इस धड़े में चले जाए। तो ये एनसीपीआई जो है सर, मुझे लगता है कि इससे सांप भी मरी और लाठी भी नहीं टूटा। ना इनमें इनको बीजेपी में लेना पड़ा। अगर टीएमसी में ये लोग रहते तो ममता बनर्जी सवाल उठाती कि भाई मैं सुप्रीमो हूँ, ये लोग कैसे डिसीजन ले सकते हैं। फिर मामला कोर्ट में जाता, फिर कोर्ट में जाता तो और लंबा इसका पेच फंसता। तो ये लोग इस पार्टी में, ऐसी पार्टी में गए हैं कि जिस पार्टी का कौन सुप्रीमो है, क्या है, कुछ पता नहीं है। जब तक ममता बनर्जी वो दांव चलती रहेंगी तब तक काम तमाम हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि स्मार्ट डिसीजन या स्मार्ट मूव है इन लोगों का कि सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। और बीजेपी के जो यहाँ पश्चिम बंगाल के जो वर्कर्स है वो नहीं चाहते थे कि टीएमसी से कोई उनकी पार्टी में आए। तो ये जो सबसे अच्छा जो ऑप्शन निकला है, ये सच में सबसे बहुत अच्छा ऑप्शन है। इससे अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता था।
और त्रिपुरा की जो पार्टी है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हो सकता है कि बिप्लब देब का भी दिमाग इसमें चला हो अमित शाह के साथ। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि त्रिपुरा की पार्टी, इसलिए मुझे ऐसा लगा उनकी जानकारी होगी या उनके ही किसी, बहुत सारे नेता होते हैं कभी न कभी किसी न किसी पार्टी को किसी दूसरे काम के लिए रजिस्टर करके रख देते हैं, अगर कभी काम में आ जाए तो आ जाए। तो आज ये पार्टी काम में आ गई है। हिमंता बिस्वा शर्मा का भी इसमें रोल हो सकता है। वो चेहरा अभी सामने नहीं आया है, पर पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों में उनका दखल भी है, उनके रिश्ते भी हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हिमंता बिस्वा शर्मा का भी इसमें रोल हो सकता है। लेकिन ये जो दो नाम और आ रहे हैं पंकज जी, ये दो नए नाम कौन से हैं? सर, दो कौन से नए नाम है? नाम तो जुड़ते ही जा रहे हैं। इससे पहले देव किसी मीटिंग में नहीं दिखा था, आज मीटिंग में दिखा है। और हो सकता है कि कल्याण बनर्जी भी हो। कल किसने देखा है, क्योंकि कल्याण बनर्जी सबसे ज्यादा ममता को आखिर तक इस वीक के मतलब बृहस्पतिवार तक ममता बनर्जी को लगभग वो सपोर्ट कर रहे थे, बाद में वो रूठ गए। फिर देखिए आज तो आधी हो गई पश्चिम बंगाल में। यहाँ विधानसभा की अगर बात करें, पश्चिम बंगाल विधानसभा में, तो कुणाल घोष, जिसको मैं बार बार बोलता हूँ कि वो शकुनी है, वो जिस पक्ष में दिखता है वो उस पक्ष में है नहीं। वो जिस छेद में खा रहा है, वो जिस रोटी में, जिस थाली में खा रहा है, उसी थाली को छेद कर रहा है। आज देखिए कुणाल घोष ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बयान दिया है। भवानी भवन में आज जब उनका इंट्रोगेशन हुआ है, उन्होंने कल से ही उन्होंने एक ये पूरा जो आज वो अलग बयान देंगे, इसके लिए कल से ही वो नाटक रच रहे थे। कल ही वो मीटिंग में गए थे ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के साथ। अभिषेक बनर्जी को उन्होंने भला बुरा कहा, तो तभी समझ में आ रहा था कि जो लोग ममता बनर्जी के साथ दिख रहे थे, उनको भी अब समझ में आ गया है कि ममता बनर्जी के साथ कोई फ्यूचर नहीं है। इनके साथ रहेंगे तो ये ममता बनर्जी इन लोगों को ले डूबेंगी, और ममता बनर्जी तो किसी को पार से नैया लगाती नहीं है। बस जब तक यूज करना होता है तब तक वो यूज करती है, फिर काम हो जाता है तो फिर उसको याद भी नहीं करती। सर, सागरिका घोष, वो सागरिका घोष जिनके जब वो पत्रकार हुआ करती थी, उस समय उनको भी भला बुरा कहा, तो उनका शो छोड़ के चली गई। आज वो सागरिका घोष उनके पास है। हो सकता है कि कल सागरिका घोष भी वहां से कट ले, वहां से वो जो अलग जो गुट बना है अभी, विरोधी या विद्रोही गुट जो हो सकता है, उसमें भी शामिल हो जाए। फिलहाल कीर्ति आजाद, सागरिका घोष छोड़ के तो और कोई मुझे आज दिखा नहीं। डेरेक ओब्रायन भी पता नहीं क्यों आज दिखे नहीं। डेरेक ओब्रायन तो ममता बनर्जी के साथ इर्द गिर्द घूमा करते थे। आज तो बड़ा फुटेज खाने का मौका था, आज वहां भी वो नहीं दिखे। मुझे लग रहा है धीरे धीरे एक एक करके सबको समझ में आ रहा है कि अगर राजनीति की नाव पे सवार रहना है कुछ साल के लिए, क्योंकि बीजेपी मुझे लगता है कि 2029 तक ही इनको तवज्जो देगी। अगर ये एनडीए में भी शामिल होते हैं तो अभी तो इनके 29 सांसद हैं पश्चिम बंगाल में, तो बीजेपी इन 29 को तो टिकट नहीं देगी। अगर एनडीए में ये लोग रहेंगे भी तो बीजेपी अपना ही हित देखेगी। हो सकता है बीजेपी 2-3, 3-4 या मैक्सिमम 5 तक सीट दे दे, वो भी टफ सीट देगी। जो सेफ सीट होगा तो वो तो इनको देंगे नहीं। तो बीजेपी अपना ही फायदा देखे आने वाले दिनों में, लेकिन 2-3 साल तक राजनीति ये लोग कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, अंडा खाने से बचे रहेंगे पश्चिम बंगाल में, चोर चोर सुनने से बचे रहेंगे, कुछ साल तक राजनीति कर लेंगे। यही मुझे लगता है कि इसीलिए उनका फायदा है कि जो अभी ममता के साथ भी दिख रहे हैं, सागरिका घोष, कीर्ति आजाद, उनका भी भला होगा कि वो इस शिविर में आ जाए। और अब तो ये खुलकर के बीजेपी का, एनडीए का सहयोग करेंगे। अगर हम देखें तो टेक्निकली भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी को 22 और का सपोर्ट मिल गया। यानी अब 262 तो उसके अपने खाते के हो गए। अगर 272 की हम गिनती करें पूर्ण बहुमत के लिए, तो तकनीकी रूप से 10 की कमी है। वो तो शायद महाराष्ट्र से पूरा हो जाएगा, जो एनसीपी वहां पर है और उद्धव ठाकरे के सांसद हैं। उनको अगर हरी झंडी दिखा दी बीजेपी ने, तो वो भी इस तरफ आ सकते हैं। जी सर, जरूर आ सकते हैं। अभी तो सर बंगाल जीतने के बाद एक गजब का माहौल बना। 2024 में जिस तरीके से लग रहा था कि बीजेपी का ये जो समय है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, या इस तरीके का जो माहौल बनाया गया था,
वो तो अलग इशू है। आपको पता है कि यूपी से एक लॉस हुआ जिसकी वजह से ये पूरा हुआ, या जिस तरीके से एक मतलब पूरा दारोमदार एक साथ आरएसएस और बीजेपी अगर एक साथ लड़ती तो ये नहीं होता, वो अलग चर्चा का विषय है। लेकिन उसके बाद आप देखिए बीजेपी जिस तरीके से कमबैक की, 5 राज्यों के चुनाव में भी बीजेपी ने अच्छा किया। उसके बाद बंगाल इस बार बीजेपी जीत गई, तो अभी माहौल पूरा बीजेपी के पक्ष में। अब जिस तरीके से 2024 में 99 सीट लाके, आप ही ने वो फोटो भी दिखाया था, लाके वो राहुल जी इस तरीके से विक्ट्री दिखा रहे थे, लगता था कि वो जीत ही गए हैं। 3-4 दिन में वो अनास्था प्रस्ताव लाएंगे और मोदी जी की सरकार जो है एकदम हरहरा के, यहाँ यही फोटो आपने पहले भी दिखाया था, हरहरा के ये पार्टी टूट जाएगी। लेकिन वो तो हुआ नहीं, उल्टे बीजेपी बहुत अच्छा कमबैक की है। और अब तो कांग्रेस का कुछ फ्यूचर भी नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और भी जो छोटी-छोटी पार्टियां हैं, जिस तरीके से आपने एनसीपी कहा, या अलग-अलग पार्टियां हैं, अब कांग्रेस का फ्यूचर भी धीरे-धीरे मुझे लगता है कि वो डल होता दिख रहा है, क्योंकि 2024 के बाद अभी जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें मैसिव कांग्रेस को उतना ज्यादा कुछ कहीं भी फायदा नहीं मिला है। या बंगाल में भी देख लीजिए तो कांग्रेस को जिस तरीके से लग रहा था पहले कि मालदा मुर्शिदाबाद में मुस्लिम एरियाज में उनकी बढ़त हो सकती है, अनिल चौधरी जीत सकते हैं, वापस आ सकते हैं राजनीति में, लेकिन यहाँ भी हुआ नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी जो है आने वाले दिनों में और अच्छा करेगी, और उनके साथ नई-नई छोटी-छोटी और पार्टियां जो इस तरीके से उनके साथ जुड़ जाएंगी। पंकज जी, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का भविष्य क्या है? क्योंकि विधानसभा में अब इनके पास मुझे लगता है कि अगर 64 विधायक उनके पास हैं तो 16 ही विधायक बचे हैं, और एमपी लोकसभा में अगर 22 उनके पास चले गए तो केवल 6 बचे हैं। 4 राज्यसभा के इस्तीफा दे चुके हैं, तो वहां भी 9 बचे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरवाइव कर पाएंगे क्या? संघर्ष कर पाएंगे क्या? और जिस तरीके से अंडेबाजी लगातार हो रही है, ऐसा लगता है कि लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सर कहाँ से लेगा? 15 साल इन लोगों ने हर एक पश्चिम बंगाल के हर एक इंडिविजुअल को इनके साथ ही इन्होंने प्रताड़ना किया। पश्चिम बंगाल में जितने लोग हैं, कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से तृणमूल कांग्रेस के द्वारा प्रताड़ित हुआ है। इसलिए लोगों का गुस्सा तो थमने का, और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने हाथ बांध के रखा है, इसलिए सिर्फ अंडेबाजी हो रही है। अगर बीजेपी 2-3 दिनों के लिए अगर खुला छूट दे देती कि जो मन में आए कर लो, अपना हिसाब समझ लो, तो यहाँ सर अच्छा ही किया है बीजेपी ने, वरना तो यहाँ लाशें बिछ जाती। तो मैं कहूंगा कि बीजेपी ने अच्छा ही किया, हाथ बांध के रखा है, कम से कम अंडेबाजी, थोड़ा सा प्रेशर, जिस तरीके से प्रेशर कुकर से थोड़ा सा भाप निकाल दिया जाता है ताकि प्रेशर कुकर फट ना जाए, इसी तरीके से बीजेपी ने किया, अच्छा किया। लेकिन सर दूसरा सवाल कि ममता बनर्जी का फ्यूचर क्या है? ममता बनर्जी का सर फ्यूचर अब तो नहीं दिख रहा है, इसीलिए क्योंकि अगर ममता बनर्जी को बंगाल की राजनीति में वापसी भी करना है, पहली बात तो उनके सारे लोग हर दिन कोई नया आदमी या तो रेजिग्नेशन दे रहा है, नहीं तो वो जो है विद्रोही गुट में शामिल हो रहा है। दिल्ली में भी एक ही हालत है और पश्चिम बंगाल में भी एक ही हालत है। कुणाल घोष जैसा सबसे बड़ा विश्वास पात्र खुद को बोलने वाला कि मैं ममता का सबसे बड़ा विश्वास पात्र हूँ, ममता ने मुझे जेल भेजा फिर भी मैं इस पार्टी के साथ रहा, मेरा भी बहुत इस पार्टी के साथ खट्टा मीठा संबंध है, जो भी है फिर भी मैं पार्टी का हूँ। लेकिन देखिए वो भी आज अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बोल रहा है, अपना रास्ता साफ कर रहा है ताकि वो विद्रोही शिविर में जा सके। तो आने वाले दिनों में कौन ममता के साथ रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर ममता बनर्जी को वापसी करना है तो ममता बनर्जी को कम से कम राजनीति में वापस आने के लिए अब 2 ही एंट्री पॉइंट, पहला है कि किसी और पार्टी से, ये ममता बनर्जी मानेंगी ये मुझे नहीं लगता है, वरना तो उनका पार्टी तो उनके हाथ से निकल ही गया। अगर वही दूसरी पार्टी में चली जाए तो फिर तृणमूल कांग्रेस फिर रहा क्या? तृणमूल कांग्रेस रहा ही नहीं इसका मतलब, या तृणमूल कांग्रेस का कमान किसी और के हाथ में चला जाएगा, ऋतुव्रत जैसे लोगों का, क्योंकि इनका जो दिल्ली का धड़ा है तृणमूल कांग्रेस का, वो तो अलग पार्टी वो लोग बना चुके हैं, वो कल से वो लोग अपना दफ्तर भी पश्चिम बंगाल में खोलने की तैयारी में। तो ममता बनर्जी के पास ऑप्शन बचता है, या तो अगर बाई इलेक्शन होगा तो सांसद के तौर पे प्रत्याशी के तौर पे बसीरहाट से इलेक्शन जीतेंगी या नहीं वो तो समय बताएगा, मुझे लगता है कि नहीं जीतेंगे।
और एक ऑप्शन है या तो नंदीग्राम से खड़ा हो और एक है मुर्शिदाबाद से वो खड़ी हो सकती है। तो मुर्शिदाबाद में खड़ी होंगी तो वो वहां का जो उनका आम जनता उन्नयन पार्टी का जो हुमायूं कबीर है वो उनको सपोर्ट करेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अगर राजनीति में तो ऐसा नहीं हो सकता, बोल के कोई वर्ड होता नहीं है, कुछ भी हो सकता है फिर भी। और फिर नंदीग्राम में उनके जीतने के आसार तो है नहीं, फिर वहां उनकी लड़ाई इस बार नोटा से होगी, फिर बुरी हारी। तो ममता बनर्जी का जो फ्यूचर है बड़ा ग्रे एरिया में दिख रहा है, कहाँ से वो किस तरीके से वापसी करेंगी ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन अभी तो कहीं से नहीं दिख रहा है कि वो वापसी कर पाएंगे। और अगर हम शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो कई मोर्चों पर एक साथ उन्होंने कार्रवाई शुरू की है। जो भ्रष्टाचारी है, जो जिनके खिलाफ आरोप हैं, उन पर शिकंजा कसा ही हुआ है। सीआईडी की जांच अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चल ही रही है। शायद सीआईडी ने फिर से उनको तलब कर लिया है पूछताछ करने के लिए। पहले भी शायद 5 घंटे के आसपास उनसे पूछताछ हो चुकी है ऑलरेडी। तो इस केस में जो फर्जी हस्ताक्षर वाला केस है, इसमें ये जांच पड़ताल किस दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? सर, इस केस में आज भी उनको 10 घंटे से ज्यादा उनको इंटरोगेट किया जा चुका है। हालांकि 14 दिन का उनके पास जो है राहत है, 14 दिन तो वो गिरफ्तार नहीं होंगे, लेकिन उनको अच्छी तरीके से रगड़ा जा रहा है। एकदम सुबह उनको बुला लिया गया था 12 बजे से पहले ही, और उसके बाद रात तक उनको इंट्रोगेट किया गया। फिर कुणाल घोष को भी बुलाया गया था। कुणाल घोष को 3 घंटे, हालांकि कुणाल घोष इस मामले में एक्यूज पर्सन नहीं है, उनको एक गवाह के तौर पे बुलाया गया था, फिर भी 3 घंटे उनको बुलाया गया है। और एक क्रॉस इंट्रोगेशन हुआ है, मतलब कुणाल घोष ने जो जवाब दिया फिर उस बयान को लेके फिर उनसे इंट्रोगेट किया गया है। इस तरीके से आज हुआ, तो उनको पकड़ने से पहले बहुत अच्छी तरीके से रगड़ा जा रहा है। और कल फिर ईडी के पास उनको जाना है। फिर शिक्षक भर्ती घोटाले में उनको फिर ईडी का केस है। फिर परसों जो है फिर उनको भवानी भवन में फिर जाना पड़ेगा। उसमें वो भी सीआईडी उसको उसके ली है, जिसमें वो चुनाव से पहले धमकाते हुए दिख रहे थे। मोदी जी अमित शाह के नाम पे उन्होंने शब्द कहे थे, फिर हिंदुओं को लेके कहा था। तो सारा कुछ जो है एक साथ करके फिर ये मामला, चुनाव से पहले का जो मामला है, ये भी फिर उनको इंट्रोगेट किया जाए। तो कॉन्टिन्यूअसली उनको वो अब राजनीति करने की हालत में नहीं है। सिर्फ सीआईडी और ईडी सीबीआई के सामने ही जवाबदेही करते करते उनको कम से कम 1 महीना लग जाएगा। और आने वाले दिनों में बहुत सारे और केसेस इस पे जुड़ेंगे सर, क्योंकि एक नया केस उनके साथ जुड़ गया है कि उनका जो ओएसडी था सुमित रॉय, उसके ऊपर भी अभी वो भी भागा हुआ है, एब्सकॉन्ड है, उसके ऊपर भी केसेस है। मेदिनीपुर के एक विधायक जो है बहुत ज्यादा वो जमीन हड़प चुके थे और उसमें भी इनका नाम आया था। और ऐसा कहा जा रहा था कि अपने घर में उन्होंने शेल्टर दिया है अभिषेक बनर्जी ने। तो अभिषेक बनर्जी के घर में घुसके फिर उनका ताला वाला काट के पूरी रात उनके घर पे छानबीन हुई थी। तो रात में न पुलिस उनको सोने दे रही है, फिर दिन में फिर उनको इंट्रोगेट किया जा रहा है। तो अभी तो उनका जो मामला है बहुत, मतलब इनको और पुलिस सीबीआई ईडी करते करते ही उनका कुछ दिन आने वाला बहुत सारा दिन उनको इसी तरीके से काटना पड़ेगा, या ये पुलिस का जो हार्शनेस है ये उनको झेलना पड़ेगा। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आपने इतना समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।